नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। वन रैंक वन पेंशन मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच बैठक हुई है ताकि इस मामले पर एक जॉइंट प्रपोजल आगे बढ़ाया जा सके। जाहिर है मसले अभी कई हैं कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, यानी मैकेनिज्म क्या होगा इसका, और इसको लागू करने पर वित्तीय भार कितना सरकार पर पड़ेगा। इससे पहले रिटायर्ड फौजी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक महारैली का ऐलान कर चुके हैं। 14 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। क्यों आखिर दशकों के गुजर जाने के बावजूद भी हमारे सैनिकों को उनके हक से वंचित रखा गया है, रखा जा रहा है? क्या है इस मामले की पूरी पेचीदगियां और क्या होगा आगे का रास्ता? किस तरह से अगर इस मामले पर एक राय बनती भी है तो आगे किस तरह से अमल किया जाएगा, और क्या वाकई जो दूसरी सर्विसेज हैं क्या उनसे आवाज नहीं उठेगी, जिसकी वजह से लगातार दलील दी जाती रही कि क्यों एक खास तरीके का ट्रीटमेंट आर्म फोर्सेस को मिलना चाहिए। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। मेरे साथ बीजेपी से नेशनल स्पोक्स पर्सन मौजूद है संबित पात्रा। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ हैं विजय इंदर सिंगला जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। रंजीत कुमार हैं, डिप्लोमेटिक एडिटर हैं नवभारत टाइम्स के, और साथ ही मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। उनसे ये जानेंगे कि जो पक्ष है खासकर सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वो क्या पक्ष है और किस तरह की जो दलीलें हैं वो आगे दी जा रही हैं, क्या वाकई उन्हें भरोसा है। कई बार ऐसा कह चुके हैं हमारे सैनिक कि उन्हें नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है और ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल है, जो रुकावट है, वो भी बार बार आगे आ रही है। सबसे पहले जनरल बख्शी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं तो ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से दो मंत्रालय आगे बढ़कर आ रहे हैं, दोनों के उच्च स्तरीय जो ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है, प्रपोजल आगे बढ़ रहा है, कितना विश्वसनीय आप इसको मानते हैं और आपको लग रहा है कि वाकई अब सरकार गंभीर हो चुकी है? देखिए, सर्वप्रथम जो सर्वोच्च हमारे एग्जीक्यूटिव हैं इस देश में, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इलेक्शन रैलीज के दौरान आश्वासन दिया था। इस आश्वासन को उन्होंने दोहराया है और एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चीज हो जाएगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, और मेरा व्यक्तिगत सोचना ये है कि शायद हम इसके आखिरी चरण में पहुंच गए हैं और जल्द ये हमको जो हमारी 40 साल की पेंडिंग डिमांड है वो मिल जानी चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्लीज हम लोगों को जो इतनी जो चिंता है सेना के रिटायर्ड वर्गों में, उसको समझना बहुत अनिवार्य है। देखिए, हमारे 93% जेसीओज और जवान 35 से 37 साल की उम्र के अंदर रिटायर कर दिए जाते हैं। प्लीज समझिए, 35 to 37 इयर्स उनको रिटायर कर दिया जाता है। और जो कि बाकी सिविलियंस हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो 60 वर्ष की आयु तक नौकरी कर सकते हैं। वो 60 वर्ष की आयु तक पूरी तनख्वाह लेते हैं जी। तो देखिए, क्या हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सेना की स्थिति अलग है, हटके है। सारे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि से हटके सेना की पोजीशन है। हर प्रजातंत्र में ये अलग है। सेना के लिए वहां पे और देशों में अलग पे कमीशन होती है, अलग रूल्स होते हैं, क्योंकि सेना को देश के लिए जाकर वायु मार्ग से, समुद्र मार्ग से, थल मार्ग से जाके अपनी प्राण न्यौछावर करने के लिए, हाथ पैर कटवाने के लिए तत्पर रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। इसकी वो कसम खाते हैं। इसके जवाब में हर देश, कोई देश नहीं दुनिया में जो अपने सैनिकों की कदर नहीं करता, जो शहादत देने वालों की इज्जत नहीं करता, है और इसी तरह सरकार शायद आगे बढ़ रही है, मोहताज नहीं करता। या बीजेपी के नेता हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। संबित पात्रा, अगर देखा जाए तो एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बीजेपी के लिए रहा, कई बार वादे भी हुए, लेकिन इस बार मन की बात में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, कहीं ना कहीं एक शुभा पैदा हुआ दिल में। उन्होंने कहा कि जितना वो आसान समझते थे उतना भी नहीं है, ये मामला जटिल है। हालांकि वो प्रतिबद्ध हैं कि इसको लेकर आगे बढ़ेंगे।
किस तरह की जटिलताओं की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने जो कहा कि मन की बात सुन के सुभाव पैदा हुआ या संदेह पैदा हुआ, मैं इसका ठीक विपरीत सोचता हूं और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि मैंने खुद सिपाहियों के बीच में ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, इसलिए मैं दूंगा ही। इसको आप लोग बिल्कुल दिल में मत रखिए कि किसी प्रकार की आनाकानी होगी, यही सरकार इसे पूरा करेगी। 40 वर्ष का एक सफर रहा है, थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ जटिलताएं हैं, उसको हम सुलझा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 40 वर्ष से नहीं हो पाया है, उसका अर्थ है कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें फंसी होंगी। और देखिए, साधारण से विषय है कि मनोहर पर्रिकर जी के एक इंटरव्यू में उनसे पूछा भी गया कि कितना इसमें खर्च होगा, तो उन्होंने एक रेंज दिया कि 7,000 करोड़ से लेकर 13,000 करोड़ के बीच में कहीं खर्च होगा। अगर अभी तक होमवर्क पूरा हो गया होता तो सटीक फिगर, जो कि बाद में उभर के 8,300 के आसपास आ रहा है, मगर अभी भी कोई सटीकता से नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक प्रोलॉन्ग्ड होमवर्क की आवश्यकता है, जिसको शायद हमने जटिलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, पेंडेंसी के रूप में देखना चाहिए। लेकिन माना ही जा रहा था कि इस काम को अगर ज्यादा ग्रेस के साथ किया जाता, अगर पहले साल में ये पूरा हो जाता तो शायद ज्यादा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सैनिक है हमारे वो ये कह चुके हैं कि ये बात पैसे की नहीं है, कुछ लोगों के लिए पैसे की भी जरूरत हो सकती है, ये बात इज्जत की है। देखिए, 1983 में पहली बार जब ये कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया अपने वक्तव्य में कहा था, वर्डिक्ट में, कि जो पेंशन है वो कोई हम उपकार नहीं कर रहे हैं, वो अधिकार है, इट इज देयर राइट। तो इसलिए ये तो सैनिकों का राइट है, कोई सरकार उन पे उपकार नहीं कर रही है। मगर 40 साल और 1 वर्ष अगर हम कंपैरिजन करें तो स्वाभाविक रूप से ये कहना कि हम ग्रेसफुली नहीं कर रहे हैं, ये उचित नहीं होगा। और इस विषय का मैं राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहता हूं। आप देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन एक बहुत बड़ा इमोटिव इश्यू है। 25 लाख एक्स सर्विसमैन जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जहां 40 वर्षों तक इंतजार किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि बहुत दिनों तक इंतजार किया जाए, मगर एक लास्ट फ्लैग में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है। आपने आज मीटिंग की भी जिक्र की, कैसे दोनों डिपार्टमेंट्स की, मिनिस्ट्रीज की मीटिंग हो रही है ताकि थोड़ी बहुत जो अड़चन है उसे दूर किया जा सके। सिंगला जी, ये बताइए, फिलहाल 10 साल तक आप इस प्रपोजल पे बैठे रहे और जहां तक पैसे अलॉट करने की बारी आई तो बिल्कुल आखिरी साल में जो है यूपीए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की बात कही, जबकि एस्टिमेट खुद उस वक्त की मौजूदा सरकार का 8,000 करोड़ रुपया था। कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके मुद्दे पर बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार गंभीर है और अब कदम भी उठा रही है। जहां तक यूपीए 2 का सवाल है, 2005 में, 2009 में, 2012 में अलग अलग कमेटियों के माध्यम से सैनिकों की पेंशन के अंदर बढ़ावा किया गया। बहुत सारे पैमाने पर उस स्तर को संभाला गया, उसके ऊपर देखरेख की गई। और मैं समझता हूं कि जब पार्लियामेंट के अंदर इसको मंजूर किया गया, वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से 500 करोड़ रुपया वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से सैनिकों की पेंशन के लिए दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अंदर इसको मंजूरी देते हुए यह कहा कि अगर फरवरी 15 तक अगर पार्टी यूपीए इनकी बीजेपी की सरकार नहीं देती तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर अभी कोर्ट भी कह रही है और उसके बाद पार्लियामेंट ने भी इसको मंजूर कर दिया, यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमने 500 करोड़ का प्रावधान किया था, क्योंकि वो सरकार जाने के वक्त वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से। लेकिन वो सब भी किस तरह से किया गया? खून के खत लिखे गए, इसके अलावा मेडल्स वापस किए गए, कितनी कितनी व्यथाएं हमने टेलीविजन चैनल्स पे देखी। उस सब के बावजूद भी 8,000 करोड़ के बदले 500 करोड़ 10 साल की सरकार रही। और उससे पहले भी अगर देखें तो बेशतर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। जहां तक 500 करोड़ की बात है, मैंने ये कहा क्योंकि वो वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से हमने दिया, तो बहुत पहले साल में दिया जा सकता था, उसके पहले साल में दिया जाता था। मैंने कहा उसमें देरी जरूर हुई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सैनिकों के लिए, जो लोग हमारे बॉर्डर के ऊपर अपनी जान देते हैं, सैनिक भाई जिन लोगों की वजह से ये देश आजाद हुआ, बहुत परिवारों ने अपनी सहानुभूति दी है और बहुत बड़ी पैमाने पर अपनी जानें दी हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके लिए खड़ा रहना चाहती है। और तभी 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपीए 1 के रूप में आई तो 2005 में पहली बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना, 2009 में कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर एक कमेटी बनाई गई और 2012 में फिर एक कमेटी का गठन होकर उसके अंदर अगर आपके बयान को भी की बात भी मानी जाए तो ये देखिए आप कितने सालों का फासला है कुछ मीटिंग्स होने में। बिल्कुल, मैंने खुद स्वयं कहा कि उसमें कुछ देरी हुई, पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अंत में आकर इसको जरूर इसके ऊपर मंजूरी दी और पार्लियामेंट में इसको मंजूर किया, तभी 500 करोड़ का प्रावधान इसके अंदर किया गया। जनाब बख्शी बोलिए। देखिए साहब, पूरी जो ये स्थिति इतनी बिगड़ गई है इस
इस मामले पे वन रैंक वन पेंशन पे माफ कीजिए ये कांग्रेस की विरासत है। 40 साल लगते हैं, वो खुद अभी गिना रहे हैं कमेटी पे कमेटी, और उसके बाद जहां 8,300 करोड़ रुपए देने हैं, आप 500 करोड़ सैंक्शन, लेकिन जरा बख्शी इस बीच 6 साल बीजेपी की भी सरकार रही तब भी नहीं हो पाया। अगर आज लोगों में गुस्सा है, आज लोगों में गुस्सा है, वो इसलिए है कि भाई जो पेंशनर हैं वो हमारे मरते जा रहे हैं, और हम देखिए बेसिकली चिंतित इसलिए हैं कि ये अफसरों की बात नहीं, ये हमारे जवानों को ज्यादा चोट पहुंचाता है। 93% भारतीय सैनिक 35 और 37 की उम्र पे फौज से पेंशन कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमको यंग फौज रख ली है। अगर चीन से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, 21-22 हजार के पहाड़ चढ़ने हैं, सियाचिन चढ़ना है, तो आपको यंग आर्मी चाहिए। तो क्या आप सजा देना चाहते हैं उन नौजवानों को जो आपके लिए लड़ने आए? आप उनकी पेंशन पे आप जो है आज बनियागिरी करना चाहते हैं। ये इसलिए बिगड़ा है मामला कि 40 साल इसके ऊपर कमेटी पे कमेटी बिठाई गई, और जब नियत नहीं होती तो इस तरह की कमेटियां बैठती हैं। सबसे ज्यादा दोषी मैं कांग्रेस को समझता हूं इसके लिए कि वो इस हालात पे, इस कागार पे स्थिति को लाए। लेकिन इस सबके अलावा दो और भी महत्वपूर्ण पार्टियां रही जिनकी सरकार रही बीच में, उन्होंने भी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। कांग्रेस तो जाहिर तौर पर दोषी है इस मामले में। रंजीत कुमार जी ये बताइए कि फिलहाल पहली बात तो अड़चन ऐसी कहां आई? क्या पैसे की कमी थी? क्या मैकेनिज्म, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए ये समझ नहीं आ रहा था अलग अलग पार्टियों को, या बिल्कुल साधारण तौर पर देखा जाए तो पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये साफ है कि पैसे की कमी है सरकार के पास, लेकिन इस मसले पर सभी राजनीतिक दल राजनीति करते रहे हैं। चुनावों के पहले चुनावी घोषणा पत्र में कहा जाता है, वादा किया जाता है कि पूर्व सैनिकों को हम पेंशन, समान पेंशन लागू करेंगे, यूनिफॉर्मिटी में, पेंशन में यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। लेकिन जब वही दल सत्ता में आ जाते हैं तब उन्हें उनकी मजबूरी समझ में आती है कि इतने बड़े धन का इंतजाम कहां से करें, और फिर वो टाल मटोल करने लगते हैं। लेकिन चुनावी वादा करते हैं, सभी बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और जब बीजेपी इस बार जीत के आई है, साल भर हो गया, इस दिशा में कोई बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया गया। वायदे जरूर किए जा रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि सरकार, जो वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, इनके अधिकारी आपस में मिलकर कोई फार्मूला तय कर रहे हैं। लेकिन जो पूर्व सैनिकों की मांग है 30-40 साल से चली आ रही है, सभी दल मैं कहूँगा कि इस पर राजनीति करते रहे हैं, और जब सरकार सत्ता में आ जाती है उनकी सरकार, तब उनकी मजबूरी समझ में आती है। जैसा कि मोदी साहब ने खुद भी कहा कि मुझे पता नहीं था कितना जटिल होगा। तो ये जो अब तो मामला इतना उग्र हो चुका है, आंदोलन तेज हो रहा है, सभी दलों में राजनीतिक आमराय है एक तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी पक्ष के लोग इस बात से सहमत हैं कि पूर्व सैनिकों को समान पेंशन मिलनी चाहिए। तो अब सरकार को ये फैसला तो करना ही होगा। तो यानी ये कि हम अगर कह दें कि एक बिंदु की समस्या है सिर्फ कि इतना पैसा, संबित ने कहा 7 से लेकर 13, या माना जाए पिछला एस्टिमेट भी अगर देख लें, चलिए 8,000 करोड़ ही मान लेते हैं फिलहाल, इतना पैसा कहां से आएगा? क्या ये एक बिंदु है, या फिर और भी जो दलीलें दी जाती हैं कि दूसरे जो सर्विसेज के लोग हैं वो भी उठ खड़े होंगे कि उनको भी इस तरह की जो है वो फैसिलिटी दी जाए, क्यों सिर्फ जो है सैनिकों को खास तवज्जो दी जाए? जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ। और दूसरी बात ये भी है खास कि इसकी प्रक्रिया क्या हो, कब से लागू किया जाए, पूरा मैकेनिज्म कैसे डेवलप किया जाए? देखिए, प्रक्रिया जो तय की जा रही है उसमें कोई कट ऑफ डेट डालने की बात नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि दूसरे अर्धसैनिक बल इसकी मांग कर सकते हैं, स्वाभाविक है। ये बात भी जनरल बख्शी ने कहा कि वो उनकी रिटायरमेंट की उम्र 58-60 होती है, और वे अपने रूटीन रिटायरमेंट की उम्र पर रिटायर करते हैं। लेकिन सेना के जवान 35 से 40-45 साल के भीतर रिटायर कर जाते हैं, और उनके आधा जीवन मोर्चे पर बीतता है, और बाकी जीवन में उन्हें क्या करना है, कोई वैकल्पिक उनको रोजगार के मौके मिलने चाहिए, वो सरकार उपलब्ध नहीं कराती है। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह कहीं भी बेचारे काम करके लगते रहते हैं। लेकिन सरकार की चिंता यही है कि जो दूसरे सरकार के विभाग हैं, अर्धसैनिक बल हैं, वो उसी तरह की मांग करेंगे, और जब अर्धसैनिक बल मांग करेंगे तो नौकरशाही भी मांग कर सकती है कि हमें भी वही उसी दर पर पेंशन मिले। इतना आसान नहीं। नौकरशाही का तो एनएफयू है उनका, देखिए उन्होंने एनएफयू करके उन्होंने अपना काम कर लिया है। उन्होंने ऐसा कर लिया है कि कोई भी अगर उस कैडर का, उनके रैंक का अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनकर रिटायर करता है तो तमाम लोगों को उसी हिसाब से पेंशन मिलेगा। उन्होंने अपना काम किया हुआ है। जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस का सवाल है, अब देखिए पहले जब कांग्रेस से पूछा जाता था कि आप वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं ला रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा दलील रहता था कि साधारण पेंशनर भी जो हैं, जो कॉमन सिविलियंस हैं, वो भी इस
तर्ज पर पेंशन डिमांड करेंगे। हमने इसको मिलिट्री पेंशन का नाम दिया है कि ये जो पेंशन है ये मिलिट्री पेंशन है और बिल्कुल काम करने के तरीके अलग हैं। और आप विश्व में किसी भी देश में जाइएगा तो इस प्रकार का प्रावधान है, जैसे अभी जनरल बख्शी कह रहे थे कि मिलिट्री को एक दर्जा अलग रखा जाता है। ये सबसे डिफिकल्ट काम है जिसमें आपको सर पैर भी कटाना पड़ता है, जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। इस परिस्थिति में जब वो अबॉर्टेड पेंशन पाते हैं, 35 की एज में रिटायर्ड होने पे कंप्लीट पेंशन नहीं अबॉर्टेड पेंशन मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है। बहुत सारी पेचीदगियां हैं, तभी पहले वर्ष में नहीं होके इस पे लगातार काम चल रहा है ताकि जल्दी से जल्दी वन रैंक। लेकिन संबित पात्रा, कई जो है सवाल अभी बाकी हैं। मैं ब्रेक के बाद आपसे जानूंगी कि किस तरह से ये भी बात कही जा रही है कि जो बातचीत है, पूरा जो प्रपोजल है, इसमें फौजी शामिल नहीं है, उनकी नुमाइंदगी नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या वाकई एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक टाइमलाइन बननी चाहिए जिसके तहत ये पूरी बातचीत हो, और सरकार पैसा कहां से लाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरह का डेफिसिट हमें नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। भारत की तरह कोरिया भी था उपनिवेश। आजादी के बाद उसका भी हुआ विभाजन। उसने भी झेले भीषण युद्ध। लेकिन कैसे विकसित देशों की जमात में खड़ा हो गया दक्षिण कोरिया, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट कोरिया के सबक, गुरुवार रात 10:30 बजे और शुक्रवार सुबह 10:30 बजे। आज देश देशांतर में चर्चा हम इस बात पर कर रहे हैं कि यह वाकई सही वक्त आ चुका है जब वन रैंक वन पेंशन जो एक नॉर्म बनाया गया है उसको लागू किया जाना चाहिए। हालांकि पैसे की सरकार के पास कमी है, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि इच्छा शक्ति जो है वो दिख रही है। दो मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, दोनों के उच्च अधिकारी बैठे हैं, मिलकर बातें कर रहे हैं और एक जॉइंट प्रपोजल आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि 1973 से लेकर अब तक इंतजार कर रहे फौजी, क्या उनकी मांगें फाइनली पूरी हो जाएंगी? क्योंकि सवाल यह है कि अलग अलग वक्त पर रिटायर हुए फौजियों को अलग अलग तरीके से पेंशन मिलती है। उदाहरण इस तरह का भी दिया जा सकता है कि अगर एक पूर्व सैनिक को अगर 1000 रुपए मिलते हैं तो दूसरे को शायद 50 रुपए मिलते होंगे। इतना बड़ा फर्क है, उसको कैसे पाटा जाए? यहाँ पर हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं और जानकार भी साथ साथ मौजूद हैं। सिंगला जी, ये बताइए फिलहाल कि पहले भी हमने देखा है, खासकर 2008 का अगर मैं जिक्र करूं तो काफी लंबे चौड़े तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब भी भूख हड़ताल हुई थी जिस तरह से अब 14 जून को करने की बात हो रही है। उसके बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी चीज रही जिसकी वजह से उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसने अपने पैर खींचे। क्या ब्यूरोक्रेसी भी इसके आड़े आ रही है? नहीं, मैं समझता हूं कि हर सरकार के अंदर अड़चनें बहुत होती हैं काम करने की। और जहां तक आपने सांबित जी ने कहा कि चुनाव के वक्त, वो मेजर दलबीर सिंह जी ने कहा कि चुनाव के वक्त लोग इसकी बात करते हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी चुनाव हुआ था और उस वक्त भी जनरल वीके सिंह जी जैसे बीजेपी के लीडर साहबानों ने लोगों को जाकर ये बात कही थी कि बीजेपी की सरकार आने के वक्त इमीडिएटली इसको दे दिया जाएगा। और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी, दलबीर सिंह जी ने कहा था कि मई से ये सैनिकों को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर आज मोदी जी की सरकार पिछले 1 साल से चल रही है और इतने बड़े बड़े पैमाने पर बंदूक और तोप खरीदने की बात हो रही है। और जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि इसके अंदर 9 से लेकर 13,000 करोड़ रुपए के खर्चे की लगभग संभावना है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जिसके माध्यम से ये पैसा सैनिकों के लिए जो हमारे सीमा को के ऊपर रक्षा करते हैं उनके लिए देने में कोई प्रावधान करने के अंदर उसको देने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये बात पहले भी मैंने आपसे कही, आपने दोबारा पूछा कि पिछले समय में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर कहीं ना कहीं कमी रही होगी, पर लेकिन जहां तक आप सैनिकों की बात है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 बरस के अंदर अलग अलग समय के ऊपर इसको मंजूर करने के ऊपर काम किया और अंत में आकर वोट ऑफ अकाउंट के माध्यम से 500 करोड़ रुपया दिया, तो मैं समझता हूं एक शुरुआत हुई। आप कह रहे हैं कि आपकी नियत थी? बिल्कुल ठीक। संबित पात्रा जी, ये बताइए फिलहाल कि सरकार पर दबाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी खबरें बन रही हैं, हेडलाइंस छप रही हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा ऐसा है जरूर जो जनता के लिए जज्बाती अगर तौर पर देखा जाए, न सिर्फ सैनिकों के लिए, आम लोगों के लिए भी ये मुद्दा जज्बाती बनेगा। और खासकर अगर बीजेपी की बात की जाए तो दूसरी कई पार्टियों से ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी है, इस लिहाज से और भी ज्यादा मामला आपके दिल के नजदीक पहुंच जाता है।
टाइमलाइन हमें बताइए, आखिर कब लागू करेंगे? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने कहा कि दबाव है सरकार के ऊपर। मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, तो मैं हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहूंगा दबाव होना भी चाहिए। ये एक ऐसा विषय है कि कोई भी सरकार हो उसके ऊपर दबाव होनी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि दबाव से ज्यादा हमारी नीयत का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद चुनाव से पहले ही रेवाड़ी में जिस प्रकार से इस विषय को एक इमोशनली रखा था, और अभी भी मन की बात में उन्होंने बिल्कुल आश्वासित किया है कि आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं और करूंगा। जहां तक टाइमलाइन का विषय है, आपने अभी जो प्रॉब्लम्स हैं इस सिस्टम की वो भी बात की है। मैं तो टाइमलाइन नहीं दे सकता, मैं तो छोटा सा प्रवक्ता हूं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्पष्टता से विषय को रखा है। वैसे आप इसको आंसर मत लीजिएगा, एक वैसे तो जो टाइमलाइन सरकार का होता है वो मैंडेट पीरियड होता है। जी, और इसी बात पे फौजी थोड़ा सा चिंतित भी हो गए। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैंडेट तो उन्हें 5 साल का मिला है, तो फौजी ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई ये मामला वहां तक पहुंचेगा? ऐसे मत सोचिए, क्योंकि इसको अर्जेंट बेसिस पे किया जा रहा है, और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मंत्रालयों के बीच मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। अगर इसको टालना ही होता तो फिर हम इस पे बोलना क्यों शुरू करते? जी हाँ। रंजीत जी बताइए, वाकई की क्या दिक्कतें ऐसी रही होंगी? हालांकि हम जरूर पीछे जाकर पन्ने पलट रहे हैं और देख रहे हैं कि क्यों आखिर 1973 से लेकर इतने साल लग गए, और ऐसा नहीं है कि एक साल भी ठंडा पड़ा हो मामला, ऐसा नहीं है कि लगातार जो है इसको लेकर प्रदर्शन ना हुए हों, उसको लेकर आवाजें ना उठाई गई हों। सबसे बड़ी बात तो ये भी कही जा रही है कि जब भी बातचीत होती रही, जो गवर्नमेंट के सर्कल्स हैं उनमें फौजियों को कभी शामिल नहीं किया गया। देखिए, जो नौकरशाही है वो स्वाभाविक तौर पर फौजियों को अलग रखेगी, क्योंकि उन्हें अपने हित साधने होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो वित्तीय समस्या है, आखिर इतने बड़े धन का इंतजाम करेंगे, कहाँ से करेंगे? पूरा बजट का संतुलन खराब हो जाता है, और सरकार उनको चलाना है तो कैसे चलाएंगे? तो उन्हीं की मजबूरी सबसे बड़ी यही है कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि रक्षा बजट में सिंगला जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है इतने पैसे, तब बड़ी बात थी जब क्या दे देना चाहिए था। यदि बड़ी बात नहीं है तो दे देना चाहिए था। अगर सरकार के सामने कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो साफ है कि पैसे कहां से लाएंगे, और सभी चुनावी वायदे जरूर करते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो फिर उन्हें ध्यान में आता है कि सरकार कैसे चलाएंगे। क्योंकि फौजी यहाँ तक कह रहे हैं कि फिलहाल सरकार के सामने मुद्दा ये है कि जो डेफिसिट है हमारे पास उसको कम किया जाए, कारोबारी इसको लेकर शोर मचा रहे हैं, वाकई इतना बड़ा अमाउंट जो है वो एक ऐसे मुद्दे पर लगा दिया जाए जो बहुत सालों से पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। देखिए, 25 लाख पूर्व सैनिक हैं, और ये आज से 40-50 साल पहले कई सैनिक रिटायर होकर अभी भी जीवित हैं। उनका हिसाब कैसे किया जाए, आज जो सैनिक रिटायर किए हैं उनका हिसाब कैसे किया जाए, ये जटिल प्रक्रियाएं हैं। इस पर कैसे फार्मूला बनेगा, क्योंकि कट ऑफ डेट नहीं करने की बात की जा रही है। तो जो सैनिक मान लीजिए 1960-65 में रिटायर किए होंगे और आज भी जीवित हैं, 80-90 साल के होंगे, कैसे किया जाएगा? उनका तब का वेतन मुश्किल से 50 या 100 रुपए का पेंशन होगी। जी, मैं आती हूँ। और आज के टाइम में किसी भी सैनिक की पेंशन कई हजारों में होगी। तो ये जो फर्क है इसको कैसे मिटाया जाए, इस पर जनरल बख्शी मुद्दे तो हैं, वाकई सवाल भी जेन्युइन है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि उतना आसान नहीं है। देखिए, क्या इस पे देखिए, दूध का जला छाछ से डरता है। ये सारी कैलकुलेशंस कई बार हो चुकी हैं पहले, प्लीज हमें मत बताइए। और वो ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि बड़ी महान रकम है, हमारा बजट डूब जाएगा। 8,300 करोड़, 2 लाख करोड़ पिछली सरकार में तो गबन हुआ था कोयले का। नहीं, हम कह क्या रहे हैं बात? इससे नियत पे शक पड़ता है लोगों को बेवजह। इस पे नियत में बहुत बड़ी रकम है। 8,300 करोड़ इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए बड़ी रकम है। ये देखिए, ये बात गवारा, ये जो एटीट्यूड है। देखिए, दर्द किस लिए होती है? दर्द होती है एटीट्यूड देख के। तुम्हारे लिए लोग लड़ रहे मर रहे। जब आप एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, आज हमारे लड़के आज के दिन वहां सियाचिन में लड़ रहे हैं, वहां पे जो कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं काउंटर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी रकम है 8,300 करोड़ रुपए। प्लीज मजाक मत करिए, क्योंकि जब आप मजाक की स्थिति पे इसको लाते हैं दर्जे पे, तो इसलिए जो आपके सैनिक मर रहे हैं, जिनकी उम्र 40 साल पहले ये मामला शुरू हुआ, कितने जो उस वक्त थे जिन्होंने इस मामले को उठाया, परलोक सिधार गए हैं। लेकिन जनरल बख्शी, क्या आपको लगता है कि वजह ये भी रही है कि हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा असर पड़ता है हमारे जवानों को? और प्लीज मेरे को एक बात कहने दीजिए। देखिए, यू आर कटिंग योर नोज टू स्पाइक ना। एक
एक मिनट, क्या मैं एक मिनट कह सकता जी, हूं? जी, बोलिए, मैं आपसे देखिए, पूछ रही आप थी। नुकसान कर रहे हैं अपना। आज के दिन आपके पास सेना में 10,000 अफसरों की कमी है। जब मैं आया था, बेस्ट स्कूलों के लड़के, लॉरेंस स्कूल सनार, क्या कहते हैं आपके बीओ कॉलेज अजमेर के लड़के सेना में आते थे। आज के दिन जिसको कहीं और नौकरी नहीं मिलती, वो मजबूरी सेना में आता है। क्या लड़ेगा वो आपके लिए? क्या मोटिवेशन रहेगी उसकी? आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। जी, मतलब चलिए, इस आपको समय मेरे पास सेना बहुत का समय है। मनोबल मैं बढ़ाने कोशिश के करूंगी आपकी बदले तरफ लौटने आप से, यहाँ क्योंकि बाकी जो सवाल पूछ अकाउंटेंट रही का थी काम कर जनरल रहे से, हैं। वही आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि ये 25 लाख लोग, इनके परिवार, क्या ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है? क्या इनके पास वोट की वो बड़ी ताकत नहीं है जो बड़ा ब्लॉक हो सकता था, जिसकी वजह से अब तक इनकी बात नहीं मानी गई? अगर ये वोट की इनके पास ताकत ना होती तो शायद पिछले 1 साल पहले जो चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, उसके अंदर बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा ये ना बनता। चुनावी मुद्दा इसीलिए बना, लोगों को आश्वासन इसीलिए दिया गया क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो पूरे देश में है। लेकिन चुनावी मुद्दा कांग्रेस के लिए नहीं था। मैं वही आपसे कह रहा हूं, तभी तो लोगों ने हमारे को वोट नहीं दिया ना, तभी तो बीजेपी की सरकार इस देश में बनी। और मैं समझता हूं कि अगर आज बीजेपी की सरकार है तो जो वायदा मोदी जी ने किया, उसको वायदे को पूरा करने के अंदर, उसके अंदर हमारे इनको पूरा करना चाहिए था। इसी तभी मैंने कहा 8,000 9,000 से लेके 13,000 करोड़ तक की बात हो रही है रक्षा मंत्री जी के माध्यम से। कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जब हम बड़ी बड़ी तोप और बंदूक खरीदने की बात कर रहे हैं, जब हम बजटरी एलोकेशंस की बात कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर परचेज करने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो बंदूकों को चलाने के लिए जो सैनिक भाइयों को देने की बात है, तो उसके अंदर ये 12-13 हजार करोड़ की जो बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनावी मुद्दा था, वायदा किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मई से देने का वादा किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा, तो मैं समझता हूं कि जरूर इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। जी, आखिरी बात बिल्कुल। देखिए, मैं तो महसूस करता हूं कि हमें इस पे कोई राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो अभी जनरल बख्शी ने कहा, ये हमारे आर्मी के मोराल का विषय है। अगर हम इस पे भी राजनीति करने लगे तो आर्मी फिर करेगी क्या, कहां जाएगी? और जल्दी से जल्दी इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। आपने सही कहा था, बीजेपी एक राष्ट्रीय भक्ति की भावना से उत्प्रोत वाली पार्टी है। हम नेशनलिज्म के आधार पर काम करेंगे और प्रधानमंत्री ने इसे दिल से लगाया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि ये एक सिर्फ काम करने वाला विषय है। जिस आवाज से, जिस तरीके से उन्होंने इस विषय को जब भी जहां भी रखना हो, चाहे मन की बात हो, चाहे रेवाड़ी हो, जैसे उन्होंने कहा है, ये उनके डेप्थ ऑफ द हार्ट से आता है, इसलिए हमें विश्वास करना जी, और शायद इस बात पे हम सब सहमत होंगे कि ये अच्छा भी नहीं लगता कि हमारे फौजी जो हमारी रक्षा करते हैं, उनको धरने पर बैठना पड़े अपनी मांगों को मनवाने के लिए, खासकर और एक ऐसी जगह से आते हैं जहां अनुशासन ही जो है वो सबसे बड़ी बात माना जाता है। जाहिर है उनसे ऐसी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी कानून का उल्लंघन भी करेंगे, और ऐसा अभी भी कह रहे हैं। इस सब के बावजूद भी पूर्व सैनिक कह रहे हैं, जब उनसे पूछा जा रहा है कि अगर 14 जून तक भी मांग नहीं मानी गई तो क्या किया जाएगा, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि उससे पहले जिस तरह की हलचल नजर आ रही है उससे नतीजे भी मिल जाएंगे, चाहे इतने सालों बाद ही सही। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।